यूट्यूब चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन 12th केमिस्ट्री जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो पार्ट है सिंचाई जल की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले कारक, यानी आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कि सिंचाई जल जो होता है उसमें लवण की मात्रा कितनी है उसको निर्धारित करने वाले कुछ कारक हैं। उन कारकों के आधार पर हम सिंचाई जल में पाए जाने वाले लवणों की मात्रा का निर्धारण करते हैं। इससे पहले इस चैप्टर से संबंधित जितने भी वीडियो हैं वो आपने देखे होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आज ही आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अपन बात करते हैं सिंचाई जल की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले कारकों की। तो पहला जो कारक है वो है विद्युत चालकता, यानी पानी में घुलनशील लवणों की मात्रा को ज्ञात जो करने के लिए अपन जो काम में लेते हैं टेक्निक, वो है विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। विद्युत चालकता के माध्यम से हम जो सिंचाई जल काम में ले रहे हैं कृषि के लिए, उसमें लवणों की कितनी मात्रा है उस मात्रा को ज्ञात हम विद्युत चालकता के आधार पर करते हैं और उसकी गुणवत्ता को ज्ञात करते हैं। दूसरा जो अपना कारक है सोडियम अधिशोषण अनुपात, यानी सोडियम एड्सॉर्प्शन रेशियो। इसे हम SAR के नाम से भी जानते हैं, अपन SAR के नाम से पढ़ेंगे, वो यही है सोडियम अधिशोषण अनुपात। यानी SAR उस जल का कितना है, उस जल के SAR के आधार पर, यानी मृदा जो है उस पर सोडियम की मात्रा कितनी है, जितनी सोडियम अधिशोषण अधिक होगा उस पर उतना ही क्या होगी, मृदा जो है वो लवणीय होती है। इसलिए SAR का मान ज्ञात करके हम उस लवण में यानी जल में उपस्थित लवण की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट, इसे हम कहते हैं रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट, इसे RSC के नाम से भी जाना जाता है। ये भी सिंचाई जल की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। इसके बाद अब बात करते हैं बच्चों बोरोन तथा अम्ल हानिकारक तत्व, यानी सिंचाई जल में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो बहुत हानिकारक होते हैं। अगर बोरोन है, इसके अलावा क्लोरीन, फ्लोरीन, इनकी भी अगर अधिक मात्रा उपस्थित है तो वो भी क्या होती है, मृदा के लिए हानिकारक होती है। तो आइए अपन बात करते हैं एक एक इन जो कारक हैं उनको डिटेल से पढ़ते हैं, देखते हैं कि विद्युत चालकता जो है किस प्रकार से सिंचाई जल को प्रभावित करती है। विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। विद्युत चालकता जो है इसका मात्रक जो होता है वो होता है डेसी साइमन प्रति मीटर, यानी इसे हम DS प्रति मीटर लिखते हैं। ये इसका मात्रक होता है। इसकी सहायता से हम पानी में घुलनशील लवणों की मात्रा ज्ञात करते हैं DS के द्वारा। तो विद्युत चालकता जो होती है, अगर किसी सिंचाई जल की विद्युत चालकता का मान अधिक है तो इसका मतलब उसमें घुलनशील लवणों की मात्रा बहुत ज्यादा है। और जब इसका मान हम बात करते हैं कि 1 DS प्रति मीटर का अर्थ ये हो गया कि उस जल में, वो जो जल है उसमें 0.64 ग्राम प्रति लीटर लवण उपस्थित है। यानी ये इसका मान बताता है कि जो जल है, जल में इतने ग्राम प्रति लीटर लवण उपस्थित होते हैं अगर 1 DS प्रति मीटर उस विद्युत चालकता का मान हमें प्राप्त होता है। तो इससे अगर अधिक मात्रा है उस लवण की, यानी उस जल की अगर इससे अधिक मात्रा है तो इसका मतलब उसमें लवण की मात्रा बहुत ज्यादा है और वो जो जल है सिंचाई का वो सिंचाई के लिए उपयोग नहीं है, क्योंकि लवण की जितनी मात्रा अधिक होगी जल में उतने ही लवण जो है मृदा में जाकर के एकत्रित होते जाएंगे और उस मृदा को लवणीय बना देते हैं। तो हम अब इसके मान देखते हैं कि कितने मान पर सिंचाई जल जो है वो उसका लवणता का स्तर कितना होता है, यानी उसमें कितनी लवण की मात्रा उपस्थित होती है। अगर अपन उसकी बात करें विद्युत चालकता के आधार पर एक सारणी के रूप में कि लवण, ये जल जो होता है यानी सिंचाई जल जो है उसमें लवणता की कितनी मात्रा उपस्थित होती है। विद्युत चालकता के आधार पर सिंचाई जल का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है बच्चों, अपन देखते हैं इसके वर्ग, यानी इस विद्युत चालकता के आधार पर इसे 5 वर्गों में बांटा जाता है जल को, C1, C2, C3, C4 एंड C5। C का मतलब है कंडक्टिविटी। C1 जो होता है उसके अगर अपन बात करें इसकी लवणीयता के स्तर की, तो ये कम लवणीय होता है, यानी ये सामान्य जल कहलाता है, क्योंकि इसकी विद्युत चालकता का मान जो होता है 1.5 डेसी साइमन प्रति मीटर से कम होता है। यानी इतना कम अगर स्तर है तो ये जल सामान्य जल की श्रेणी में आता है और इसका उपयोग जो है वो सभी प्रकार की फसलों में और सभी प्रकार की गठन वाली मृदाओं में किया जा सकता है। यानी ये जो जल जो होता है वो सबसे अधिक उपयोगी जल होता है जो C1 की श्रेणी में रखते हैं हम विद्युत चालकता के आधार पर। C2 वर्ग की श्रेणी में कौन से आता है जल, मध्यम लवणीय जल, यानी जिसकी लवणता मध्यम होती है। कब, जब इसकी विद्युत चालकता का मान
1.5 से 3.0 डेसीसाइमन प्रति मीटर के मध्य होता है। ये सभी प्रकार की फसलों परंतु हल्के और मध्यम गठन वाली मृदा में प्रयुक्त किया जाता है। C3 जो वर्ग है ये अधिक लवणीय जल कहलाता है। इसका विद्युत चालकता का मान 3 से 5 डेसीसाइमन प्रति मीटर होता है। ये मध्यम सहनशील वाली फसलों में प्रयुक्त किया जाता है, यानी ऐसी फसलें जो मध्यम सहनशील वाली हो और हल्के तथा मध्यम गठन वाली मृदाओं में ही इसका उपयोग किया जाता है। C4 जो श्रेणी है वो बहुत अधिक लवणीय जल होता है, इसे हम C4 श्रेणी में रखते हैं। इसमें विद्युत चालकता का जो मान होता है वो 5 से 10 डेसीसाइमन प्रति मीटर होता है। बच्चों, ये लवण सहनशील वाली फसलों, यानी इसका उपयोग केवल लवण सहनशील वाली फसलों में ही किया जाता है और ये अच्छे जल निकास की दशा में, अगर निकास की दशा अच्छी है तो ही ये हल्के और मध्यम गठन वाली मृदा में इसका उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार की जल का C5 श्रेणी में जो जल आता है वो अत्यंत ही लवणीय जल होता है, यानी इसमें सार की मात्रा बहुत अधिक होती है। 10 से भी अधिक इसकी विद्युत चालकता का मान आता है डेसीसाइमन प्रति मीटर। और ये जल जो होता है वो सामान्य सिंचाई के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, यानी ये इतना ज्यादा खारा होता है, इतना ज्यादा लवणीय होता है कि इसे हम सिंचाई के रूप में काम में नहीं ले सकते। तो विद्युत चालकता के आधार पर हम सिंचाई जल को इन 5 श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा, सोडियम अधिशोषण अनुपात के आधार पर सिंचाई जल का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। अब अपन देखते हैं बच्चों, सोडियम अधिशोषण अनुपात यानी SAR, यानी सिंचाई जल की जो उपयोगिता है वो सोडियम की मात्रा पर बहुत अधिक निर्भर करती है, क्योंकि मिट्टी के भौतिक गुणों को सोडियम जो है बहुत अधिक प्रभावित करता है। जितनी मात्रा सोडियम की अधिक होगी उस मृदा पर, उतनी ही उसकी मृदा की जो संरचना होती है वो खराब होती चली जाती है, जिसे हम एक नाम देते हैं क्षार संकट, यानी क्षार संकट उत्पन्न हो जाता है। इस क्षार संकट को हम निम्न सूत्र के आधार पर ज्ञात करते हैं, यानी इसे हम अगर ज्ञात करें तो SAR, इसका एक सूत्र देखते हैं कि सोडियम आयन जो होते हैं अपॉन कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन का √2, यानी इस सूत्र से हम SAR का मान ज्ञात कर सकते हैं। उस मृदा में, उस सिंचाई जल में सोडियम अधिशोषण अनुपात कितना है वो अपन इस सूत्र से निकाल सकते हैं और इसे ही क्षार संकट के नाम से जाना जाता है। अधिशोषण सोडियम का जो अनुपात है उस आधार पर हम सोडियम जल जो होता है, यानी जो सिंचाई का जल होता है उसको हम कई प्रकार से बांट सकते हैं, यानी उसको भी हम 5 भागों में बांटते हैं। S1, S2, S3, S4 और S5 श्रेणी में इसको बांटा जाता है और इनकी क्षारीयता का स्तर जो होता है वो SAR के मान पर डिपेंड करता है। तो अपन देखते हैं कौन कौन सी श्रेणी में अपन इस जल को बांटते हैं। अब अपन बात करते हैं बच्चों सोडियम अधिशोषण अनुपात यानी SAR के आधार पर सिंचाई जल कैसा होना चाहिए। सिंचाई जल को हम इसके आधार पर 5 श्रेणियों में बांटते हैं, S1, S2, S3, S4 और S5। S वर्ग की अगर अपन बात करते हैं तो S वर्ग का जो जल होता है वो कम क्षारीय, यानी इसका क्षारीयता स्तर बहुत कम होता है, ये सामान्य जल होता है। इसके SAR का मान 10 से कम होता है। इसका उपयोग जो है वो सभी प्रकार की मृदाओं में तथा सभी प्रकार की फसलों में आसानी से किया जा सकता है। दूसरा जो वर्ग है वो है S2 वर्ग। ये जो होता है मध्यम क्षारीय जल होता है, इसके SAR का मान 10 से 20 होता है। यह मध्यम तथा हल्की मृदाओं में प्रयुक्त किया जा सकता है, यानी ऐसी मृदाएं जो मध्यम तथा हल्की गठन वाली मृदाएं जो होती हैं उनमें इसे आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। S3 श्रेणी का जो जल होता है वो अधिक क्षारीय जल होता है, यानी उसकी क्षारीयता अधिक होती है। इसके SAR का मान 20 से 30 के मध्य होता है। ये हल्के गठन वाली मृदाओं में प्रयुक्त किया जा सकता है, यानी इसका प्रयोग केवल हल्के गठन वाली मृदाओं में किया जा सकता है। भारी तथा मध्यम गठन वाली मृदाओं में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगर उसमें इसका प्रयोग किया जाता है तो मृदाएं जो होती हैं अधिक क्षारीय हो जाती हैं, उनके क्षारीयता का मान बढ़ जाता है। फिर S4 श्रेणी के का जल, ये बहुत अधिक क्षारीय जल होता है। इसमें SAR का मान 30 से 40 के मध्य होता है। ये क्षार सहनशील फसलों में इसका उपयोग कर सकते हैं केवल, और हल्के गठन वाली मृदाओं में ही इसका उपयोग होता है। फिर है S5 यानी अत्यधिक क्षारीय जल। इस श्रेणी का जल जो होता है बच्चों बहुत अधिक क्षारीय होता है और इसका मान जो होता है वो 40 से अधिक, SAR का मान की अगर हम बात करें तो वो 40 से अधिक होता है। और इस प्रकार का जल सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं होता,
यानी इसे हम सिंचाई के रूप में काम में नहीं ले सकते। अगर इस प्रकार के जल का उपयोग अगर सिंचाई में किया जाता है तो मृदा जो होती है बहुत अधिक क्षारीय हो जाती है और फसल उत्पादन जो है बहुत कम हो जाता है, यानी फसलों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अब अगर बात करते हैं अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट के आधार पर सिंचाई जल किस प्रकार का होता है। अब अपन बात करते हैं बच्चों अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की, यानी आरएससी के मान की बात करते हैं। आरएससी का मान जो होता है इसका मात्रक होता है मिली तुल्यांक प्रति लीटर, यानी इसका जो मान होगा क्षारीयता का वो होगा मिली तुल्यांक प्रति लीटर, यानी कितना उसमें लवण उपस्थित है उसका मान इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। एक वैज्ञानिक थे ईटॉन, 1950 में आरएससी को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया। उन्होंने कहा कि कार्बोनेट आयन तथा बाइकार्बोनेट आयन का जो मान होता है माइनस कैल्शियम आयन तथा मैग्नीशियम आयन का जो योग होता है उसमें से अगर इसको घटा दिया जाए तो हम उस जल में आरएससी का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी अवशिष्ट सोडियम का मान कितना, यानी अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट कितनी मात्रा में उपस्थित है उस सिंचाई जल में, उसे हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। इस आधार पर होता क्या है कि जब सोडियम अवशिष्ट की मात्रा यानी बाइकार्बोनेट की मात्रा उस जल में अधिक होती है तो उससे कैल्शियम आयन जो होते हैं, मृदा में उपस्थित कैल्शियम आयन अवक्षेपित होने लगते हैं, उनका प्रेसिपिटेशन होने लगता है, यानी वो अवक्षेपित होकर के मृदा से अलग होने लगते हैं और मृदा में कैल्शियम आयनों की मात्रा कम हो जाती है। तो जैसे जैसे आरएससी का मान बढ़ता है वैसे वैसे क्षारीयता का मान बढ़ जाता है और वो मृदा जल जो होती है वो फसलों के लिए उपयुक्त नहीं रहती। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आरएससी का मान जो है वो भी क्या करता है, सिंचाई जल को प्रभावित करता है। अपन देखते हैं कि आरएससी के आधार पर सिंचाई जल जो होता है वो कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो अपन देखते हैं आरएससी के आधार पर सिंचाई जल की श्रेणियां। पहली जो श्रेणी है इसकी वो कहलाती है फर्स्ट श्रेणी। इस आधार पर आरएससी का मान जो होता है वो 1.25 से कम होता है, यानी सिंचाई जल में आरएससी का मान 1.25 से कम होता है और इस प्रकार का जो सिंचाई जल होता है वो सिंचाई के लिए सुरक्षित होता है, यानी इस जल का प्रयोग हम मृदा में आसानी से सिंचाई के लिए कर सकते हैं। दूसरी जो श्रेणी है सेकंड श्रेणी, इसमें आरएससी का मान जो होता है वो 1.25 से 2.5 के मध्य होता है। ये सीमांत इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी अच्छे प्रबंध सुधारकों की दशा में ही इस जल का प्रयोग उस मृदा के लिए किया जा सकता है। कुछ सीमा तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा वर्ग जो है वर्ग थर्ड, इसमें आरएससी का मान 2.5 से अधिक हो जाता है और ये जल जो होता है वो असुरक्षित होता है सिंचाई की दृष्टि से, यानी हम कह सकते हैं कि सिंचाई के लिए ये जल पूर्ण रूप से अनुपयुक्त होता है। तो इस प्रकार से अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट यानी आरएससी के आधार पर हम सिंचाई जल का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बोरोन तथा अन्य हानिकारक तत्वों की मात्रा के आधार पर सिंचाई जल का निर्धारण। बोरोन तथा अन्य हानिकारक तत्व जो होते हैं उसकी मात्रा के आधार पर भी पानी की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है कि कौन सा जल जो है वो सिंचाई के लिए प्रयुक्त होता है। मुख्य रूप से बोरोन, लिथियम, फ्लोरीन तथा क्लोरीन ये तत्व जो होते हैं बहुत अधिक विषैले होते हैं। अगर इनकी मात्रा जल में बढ़ जाती है, यानी इसकी मात्रा अधिक उपयुक्त मात्रा से अधिक मात्रा में अगर ये उपस्थित होते हैं तो ये सिंचाई जल को विषैला कर देते हैं और फसल उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। हम देखते हैं कि बोरोन, लिथियम और फ्लोरीन तथा क्लोरीन इनकी एक निश्चित मात्रा होती है, यानी 5 ppm बोरोन जो होता है वो सिंचाई जल के लिए उपयुक्त होता है। अगर इससे अधिक मात्रा अगर उस जल में उपस्थित है तो वो जल जो होता है वो विषैले की श्रेणी में आ जाता है। इसी प्रकार से लिथियम जो होता है इसकी भी मात्रा अगर 5 ppm तक है उस सिंचाई जल में तो वो सिंचाई के लिए प्रयुक्त हो सकता है, लेकिन अगर इससे अधिक मात्रा है तो वो भी क्या है, जल जो होता है वो विषैला हो जाता है। इसी प्रकार से क्लोरीन और फ्लोरीन जो है ये 15 ppm तक इसका जो मान होता है वो उपयुक्त होता है सिंचाई जल के लिए। अगर इससे अधिक मात्रा उपस्थित होती है उस जल में तो वो सिंचाई जल जो है वो सिंचाई के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, वो विषैले की श्रेणी में आ जाता है। तो इस प्रकार से बोरोन तथा अन्य हानिकारक जो तत्व हैं वो भी सिंचाई जल को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये सिंचाई जल जो होता है वो कितने भागों में हम बांट सकते हैं इसको लवणता के आधार पर। मृदा में सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल जो होता है उसको हम 2 श्रेणियों में बांट देते हैं, लवणीय जल यानी सैलाइन वाटर तथा क्षारीय जल यानी सॉडिक वाटर। पहले हम बात करते हैं कि लवणीय जल की परिभाषा क्या होती है, किसे कहते हैं हम लवणीय जल जो सिंचाई में प्रयुक्त होता है।
यानी ऐसा जल जिसकी विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक हो और जिसके SAR का मान 10% से कम हो, उसके RSC का मान 2.5 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर से कम हो, यानी मिली तुल्यांक से कम हो, लवणीय जल कहलाता है। यानी इस प्रकार जब इनके मान, इस जल का मान जब ये प्राप्त होते हैं तो वो जल कैसा होता है, लवणीय जल कहलाता है। और इसमें कुल घुलनशील लवणों यानी TDS का मान जो होता है वो बहुत अधिक होता है, लवणों की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। इसमें सोडियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण जो होते हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए ये लवणीय जल कहलाता है। इस प्रकार का जल जो होता है वो फसलों के लिए और सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं होता, फसल उत्पादन में कमी करता है और मृदा जो होती है वो भी लवणीय हो जाती है। फिर अपन बात करते हैं क्षारीय जल यानी सोडिक वाटर, यानी ऐसा जल यानी वो सिंचाई जल जिसके EC का मान यानी विद्युत चालकता का मान 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर के बराबर होता है, इक्वल होता है। SAR की मात्रा जो होती है वो 15% से अधिक होती है। RSC का मान 2.5 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर से अधिक होता है, यानी मिली तुल्यांक प्रति लीटर से अधिक होता है, वो जल क्षारीय जल कहलाता है। इन क्षारीय जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की तुलना में, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो होता है उनकी तुलना में सोडियम आयन की अधिकता पाई जाती है, यानी सोडियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए जल क्षारीय हो जाते हैं। ये जल जो होते हैं ये भी सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं होते और ये जल जो होते हैं ये मृदा की भौतिक संरचना को भी खराब कर देते हैं। यानी ऐसा जल जिसमें क्षार की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्षारीयता बहुत अधिक होती है, वो उस मृदा की भौतिक दशा जो होती है उसको भी खराब करती है और साथ ही साथ फसल उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव डालती है। फसल प्रबंधन यानी क्रॉप्स मैनेजमेंट किस प्रकार किया जाता है। लवणीय जल से सिंचाई करने पर 20% अतिरिक्त बीज की मात्रा का प्रयोग करना चाहिए, इससे अच्छी फसल उत्पादन प्राप्त होता है। बुवाई के तुरंत बाद 2 या 3 दिन यानी 2 या 3 दिन बाद में सिंचाई करने से अंकुरण अच्छा होता है। कार्बनिक खादों जैसे कि हरी खाद, गोबर की खाद आदि का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए, जिससे फसल उत्पादन अधिक होता है। लवण अथवा क्षार रोधी फसलें और किस्में उगानी चाहिए, यानी ऐसी किस्म और फसलों को उगाना चाहिए जो लवण तथा क्षार रोधी होती हैं। पौधों की प्रारंभिक वृद्धि अवस्थाओं तथा बुआई से पूर्व अच्छे किस्म के जल का प्रयोग करना चाहिए, इससे भी फसल उत्पादन अच्छा होता है। ये एक अच्छे फसल प्रबंधन की विशेषता है। अब अपन बात करते हैं बच्चों, आज जो अपन ने टॉपिक पढ़े उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपके लिए बहुत लाभदायक हैं। तो अपन बात करेंगे अब महत्वपूर्ण प्रश्नों की। बच्चों अपन बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ मिल सके। तो आइए अपन देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला जो प्रश्न है वो है लवणीय जल किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है विद्युत चालकता का मात्रक लिखिए। तीसरा प्रश्न है SAR तथा RSC का पूरा नाम बताइए। इसका पूरा नाम भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस बार छोटे छोटे प्रश्नों का ज्यादा समावेश होगा, पेपर्स में बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, तो आप छोटे प्रश्नों पे ज्यादा ध्यान दीजिए। क्षारीय जल किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है लवणीय जल तथा क्षारीय जल में कोई 3 अंतर लिखिए। आपसे इनके बारे में अंतर भी पूछा जा सकता है। सिंचाई जल की गुणवत्ता किन घटकों पर निर्भर करती है। अपन ने जो वीडियो में सबसे पहले पढ़ा कि सिंचाई जल जो है वो किन किन घटकों पर डिपेंड करता है, उसके बारे में आपको लिखना है, पूरा डिटेल से लिखना है। क्षार संकट किसे कहते हैं, इसे किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है। ईटोन ने RSC ज्ञात करने का कौन सा सूत्र बताया, उस सूत्र को आपको लिखना है। बोरोन, लिथियम तथा फ्लोरीन की सिंचाई जल में स्वीकृत सीमाएं कितनी होती है, यानी कितनी मात्रा इनकी होती है उस जल में। अगर उस मात्रा से अधिक मात्रा अगर उपस्थित हो तो वो सिंचाई जल जो है वो विषैला हो जाता है। तो उन मात्राओं के मान आपको लिखने हैं। EC, SAR तथा RSC के आधार पर सिंचाई जल का वर्गीकरण कीजिए, यानी इन तीनों के अलग अलग आधार पर सिंचाई जल को कितने वर्गों में बांटा गया है
उसके बारे में आपको लिखना है, उन श्रेणियों के बारे में लिखना है और कितना कितना उनका मान होता है प्रत्येक श्रेणी के लिए। इन सारी चीजों को इस प्रश्न में आपको लिखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। आगे जो वीडियो होगा उसमें और भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे ताकि आप और अधिक प्रैक्टिस कर सकें और अपने चैप्टर को और अधिक अच्छा कर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।